ओके, तो 2010 में जो कि बेस ईयर जीडीपी होगी वो क्या होगी, P0 इंटू Q0। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझाने वाला हूँ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। जहां रियल जीडीपी जो होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता था बताया, मैं क्या बताया, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। और मार्केट वैल्यू कैसे पता चलता है, P0 इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हो तो आपको मार्केट वैल्यू पता चलता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है। तो लेट्स से 2008 को मैं एक बेस ईयर लेता हूं, और बेस ईयर की जो प्राइस होगी वो 0 होगी और क्वांटिटी जो होगी 0। तुमने इंडेक्स नंबर में पढ़ा होगा। इसका नीचे एक एग्जांपल भी लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 2008 में एक एग्जांपल लेता हूं, मंच। मंच ही मैं कंज्यूम करता था। तो मंच का 2008 में जो प्राइस था वो 10 रुपए की प्राइस थी, और मेरी उस टाइम इनकम जो थी वो थी उस टाइम 200 रुपए मेरी इनकम थी। तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पाऊंगा, आंसर इज 20, राइट। तो बेस ईयर मेरे पास क्योंकि इनकम 20 थी तो मैं प्राइस 10 रुपए की जो मंच है मैंने 20 क्वांटिटी खरीदी। इसे कहते हैं बेस ईयर जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। नॉमिनल जीडीपी ये बोलता है कि आपको करंट ईयर प्राइस लेना है और करंट ईयर क्वांटिटी लेना है। करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी, दिस इज बेस ईयर जीडीपी। बेस ईयर क्या है इधर, 2008, और नॉमिनल जीडीपी में 2020 का निकाल रहा हूं। तो 2020 की क्या मंच की प्राइस होगी और क्या क्वांटिटी होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 2020 में मेरे पास इनकम जो थी वो 400 रुपए थी। कितनी थी, 400 रुपए। और उस टाइम प्राइस ऑफ मंच जो थी वो 20 हो चुकी थी। तो अब मुझे बताओ मैं क्वांटिटी कितनी खरीद पाऊंगा उस साल, पाऊंगा, राइट। तो उस साल में क्वांटिटी भी 20 की खरीद पाऊंगा। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ, 20 प्राइस ईयर करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, तो नॉमिनल जीडीपी हुआ 400। ठीक है। तो बेस ईयर जीडीपी था P0 इंटू Q0, नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी, तो मैंने वो किया। अब रियल जीडीपी क्या बोलता है, रियल जीडीपी अगर 2020 का निकालना है तो 2020 का नॉमिनल जीडीपी कितना आया, 400। 2008 का बेस ईयर जीडीपी कितना आया, 200, राइट। अब रियल जीडीपी ये बोलता है कि 2020 का रियल जीडीपी के निकालने के लिए आपको बेस ईयर का प्राइस लेना है और करंट ईयर का क्वांटिटी लेना है। क्या बोला उसने, कि आपको बेस ईयर का प्राइस लेना है, करंट ईयर का क्वांटिटी लेना है। तो मेरे मंच के एग्जांपल में अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो बेस ईयर का प्राइस लेना है, करंट ईयर की क्वांटिटी लेना है। तो बेस ईयर का प्राइस क्या था, बेस ईयर का प्राइस क्या था, 10, और क्वांटिटी करंट ईयर की कितनी थी, 20। तो मेरा रियल जीडीपी कितना आया, 200, राइट। मेरा बेस ईयर जीडीपी कितना था, 200, यहां से आया। तो इससे क्या पता चलता है, ध्यान से सुनो। सो व्हेन आई कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, दोनों में फर्क क्या है, इधर दोनों में क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेते हैं, पर नॉमिनल जीडीपी में प्राइस करंट ईयर की लेता है, और ये प्राइस कौन सी ईयर की लेता है, किसकी लेता है, बेस ईयर। बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर की जीडीपी लेता है। अब मुझे सोच समझ के बताओ कि विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इज इट रियल जीडीपी और इज इट नॉमिनल जीडीपी। जो तो नॉमिनल, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे जीडीपी एज ए इंडिकेटर लेना है, क्योंकि जीडीपी एज ए इंडिकेटर में दो है, एक नॉमिनल है एक रियल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जीडीपी एज ए इंडिकेटर लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, नॉमिनल लेना चाहिए, रियल लेना चाहिए। इस एग्जांपल को देखिए, समझ। ओके, मैं जवाब दूं, आंसर वुड बी रियल जीडीपी। अब क्यों रियल जीडीपी, ध्यान से सुनो। मैं जब भी बोलता हूं जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या, लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है, कितना आपने क्वांटिटी कंज्यूम किया।
अब ध्यान से सुनो, अगर बेस ईयर की जीडीपी को सिर्फ नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करो, बेस ईयर की जीडीपी को अगर नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करो, तो इनके हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है? क्या हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गई है? डबल हो चुकी है। हाँ बेस ईयर की जीडीपी को मैं नॉमिनल ईयर की जीडीपी से कंपेयर करूं तो मेरी बेस ईयर की जीडीपी 200 थी और नॉमिनल जीडीपी 400 थी, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी से कंपेयर करता तो मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डबल हो चुकी है। वहीं मैं बेस ईयर जीडीपी को अगर रियल जीडीपी से कंपेयर करूं, वहीं मैं बेस ईयर जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर करूं, तो मुझे ये बता रहा है कि बेस ईयर जीडीपी भी 200 है, करंट ईयर जीडीपी भी 200 है, तो इसके हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं है, राइट? और इसलिए यस रियल जीडीपी सही है। क्यों रियल जीडीपी सही है? ध्यान से देखना, पहले भी आप 20 ही क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, अभी भी आप कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हो? 20 20। तो जब आपने क्वांटिटी कंजम्पशन में कोई चेंज आया ही नहीं, 2008 में भी आप 20 कंज्यूम कर पाते थे, इस साल भी आप 20 ही कंज्यूम कर पाए। आपकी इनकम जरूर बढ़ी है, पर इस इनकम बढ़ने से क्या आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन में कोई चेंज आया है? आंसर इज नो। क्वांटिटी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना इनकम बढ़ा उतना डबल ही प्राइस बढ़ गया। तो क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं आया है, तो मेरा वो इंडिकेटर सही होगा जो ये बताता है कि मेरी बेस ईयर की जीडीपी और इस साल की जीडीपी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है। जो कौन बता रहा है? रियल जीडीपी रियल जीडीपी, राइट? तो रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर, बिकॉज एक बात बताओ, रियल जीडीपी चेंज कब होगा? कब चेंज आएगा? सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा? प्राइस क्वांटिटी। क्वांटिटी हाँ प्राइस तो प्राइस सेम ले रहा है। वही नॉमिनल जीडीपी जो चेंज होगा वो दोनों की वजह से होगा, या तो प्राइस की वजह से क्योंकि प्राइस भी अलग है, या तो फिर क्वांटिटी क्वांटिटी। और ट्रू इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ओनली क्वांटिटी, इसलिए रियल जीडीपी ज्यादा मायने रखता है rather than नॉमिनल जीडीपी। तो चलो अब हम इसको समझते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो कहना इसे रियल जीडीपी इज बेसिकली it is the market value of goods and services produced in the domestic territory during the current accounting year, taking which your price? Base year price। ये क्या लेता है? ये बेस ईयर की प्राइस लेता है। और नॉमिनल जीडीपी में भी यही लिखना है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within the domestic territory during the accounting year based on what? Taking current year price या base year price? क्या लिखूं या करंट ईयर प्राइस? अब मुझे बताओ, नॉमिनल जीडीपी किस किस की वजह से चेंज हो सकता है? आइदर प्राइस और क्वांटिटी, दोनों की वजह से। बट रियल जीडीपी सिर्फ किसकी वजह से चेंज होगा? क्वांटिटी थर्ड, इसको कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको क्या कहा जाता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और इसको कहा जाता है जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस। लास्ट पॉइंट, इसको क्या बोलता है? जीडीपी एट करंट प्राइस, बिकॉज ये करंट ईयर की प्राइस लेता है, और ये क्योंकि हमेशा बेस ईयर की प्राइस लेगा, इसलिए कांस्टेंट प्राइस। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज द ट्रू इंडिकेटर। ये ट्रू इंडिकेटर है फॉर व्हाट? वेलफेयर ऑफ द कंट्री। और ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, ऑब्वियसली। ये ट्रू इंडिकेटर है और ये ट्रू इंडिकेटर नहीं।
तो ये था पूरा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। में फिर से एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। जीडीपी का मतलब ही होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक एरिया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर टेकिंग बेस ईयर प्राइस, और ये करंट ईयर की प्राइस लेता है। क्यों सर रियल जीडीपी? रियल जीडीपी का फॉर्मूला ही है P0 into Q1, where P0 is equals to taking base year price, और nominal GDP क्या है? P1 into Q1, मतलब current year की price। ऑब्वियस की बात है कि जो ट्रू इंडिकेटर है वो रियल जीडीपी है, बिकॉज रियल जीडीपी चेंज होगा ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी की वजह से ही चेंज होता है, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता। तो ये था अपना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है ये जीडीपी डिफ्लेटर? GDP deflator is basically a ratio between nominal GDP and real GDP। ये बेसिकली एक रेशियो है बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मतलब फॉर्मूला क्या है सर जीडीपी डिफ्लेटर का? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। क्यों कांस्टेंट प्राइस किया जाता है? बिकॉज बेस ईयर की जीडीपी भी P0 होती है, करंट ईयर की जीडीपी भी P0 होती है, इसलिए कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बताओ क्या था? P1 इंटू Q1, और रियल जीडीपी का क्या था? P0 इंटू Q1 इंटू 100। अगर ये Q1 काट दूं तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? P1 upon P0 into 100, which is also called what? इसको और क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसको क्या कहा जाएगा? प्राइस इंडेक्स। P1 upon P0 को प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, तुमने जो इंडेक्स नंबर में पढ़ा था। तो कभी कभी पूछा भी जाता है हाउ जीडीपी इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स, तो ये फॉर्मूला है। तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? इट इज अ रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, या कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस अपॉन जीडीपी अपॉन कांस्टेंट प्राइस। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर मतलब क्या होता है कि अगर ये लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन इससे कितना डिफ्लेट हो रही है, राइट? इससे कितना डिफ्लेट हो रही है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि मेरा नॉमिनल जीडीपी मेरे रियल जीडीपी से कितना डिफ्लेटेड है। तो ये था जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, तुम सॉल्व करो। इफ प्राइस इंडेक्स is 125 and real GDP is 500, calculate nominal GDP। nominal GDP calculate करो। आंसर is 625। अब मैं बताता हूं। प्राइस इंडेक्स, जिसको और भी कहा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर, is equals to nominal GDP upon real GDP into 100। तो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर को कहा जाता है 125 जो दिया हुआ है। नॉमिनल जीडीपी को तुम्हें निकालना है तो इसको x ले लिया, रियल जीडीपी को 500 दिया हुआ है into 100। दिस इज 1 by 5, तो x is equals to 125 into 5, that is equals to 625, राइट? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, सेम टू सेम पूछा जाता है। इफ प्राइस इंडेक्स इज 125, नॉमिनल जीडीपी 500, तो क्या होता है रियल जीडीपी? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी प्लस दिस क्वेश्चन इजीली तुम्हें मार्क स्कोरिंग करने के लिए दे देते हैं। सर प्राइस इंडेक्स का क्या था फॉर्मूला? P0 अपन P1 था ना। आगे बढ़ते हमने, अब हम आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जीडीपी के लिमिटेशंस। और जीडीपी के लिमिटेशन समझने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या कनेक्शन है। बहुत ही सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका। देखो, जीडीपी का बढ़ा मतलब आउटपुट बढ़ा,
आउटपुट बढ़ा मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लोगों की, अरे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वापस उनके पास पैसा ज्यादा है तो वापस वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, आउटपुट। तो ये जो विशियस सर्कल है ये चलता रहेगा, विशियस सर्कल्स मतलब वापस घूमता ही रहेगा। आउटपुट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से इनकम, इनकम से डिमांड, डिमांड से फिर आउटपुट, और इससे हमारी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं हाउ जीडीपी इज इक्विवेलेंट टू वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीडीपी के लिमिटेशंस। सबसे पहला पॉइंट जो जीडीपी के लिमिटेशंस में है, ओके, सबसे पहला लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? ध्यान से सुनो। देखो जीडीपी जो है ना, ये इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सर ये इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता मतलब क्या? मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 2017 में अंबानी, एक पर्सन का लेता हूं जिसका नाम है अंबानी, जो बहुत पैसे वाला है। एक लेता हूं मुकेश, मुकेश वापस कंफ्यूज हो जाओगे, ये मुकेश अलग गया, ये मिडिल क्लास पर्सन है। और एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो इसने जो इनकम कमाई थी वो थी 10,000, इसने कमाया था 1,000, और इसने 0 रुपीज कमाया था। तब टोटल कंट्री का जीडीपी कितना हुआ? 11,000, अगर इन तीनों लोगों का मिला। वहीं 2018 में अंबानी की इनकम हो गई 21,000, मुकेश की इनकम हुई अभी भी 1,000 रुपए, और जो बेचारा जो गरीब मानस है वो इस बार भी कुछ नहीं कमाया। तो अब टोटल कंट्री की जीडीपी कितनी हुई? 22,000। सिर्फ जीडीपी को कंपेयर करे तो क्या बताता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुई है? डबल हो चुकी। पर क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है इकोनॉमी में? नहीं। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है जीडीपी का वो है कि ये इनइक्वालिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे कंट्री लाइक इंडिया, जहां हर साल हम जीडीपी का ग्रो भी कर रहे हैं, बट काफी लोग ऐसे हैं जो स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं, भूखमारी की वजह से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? बिकॉज कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कुछ भी कमा नहीं रहे, और जीडीपी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर है, कोई मुझे बता सकता है? वो इंडिकेटर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ये बताता है कि एजुकेशन लेवल कितना है, एक्सेस है, हेल्थ का कितना एक्सेस है, सैनिटेशन लेवल एक्सेस कितना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और उसके हिसाब से कंट्री का रैंक दिया जाता है। जहां इंडिया बहुत पीछे, 126 के रैंक दिया बाकी कंट्री से कंपेयर, राइट? सो दिस इज एन इंडिकेटर व्हिच शोज द इनइक्वालिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की जीडीपी देखा जाए तो वर्ल्ड में 3rd है, अब 4th है, सॉरी। बट हम वही इनइक्वालिटी की बात करें, हम बहुत पीछे, बिकॉज हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 126 रैंक आते हैं, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक पहला इंडिकेटर है जो जीडीपी कंसीडर नहीं करता। सेकेंड जो है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। क्या होता है सर ये कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी? देखो, जब हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो इससे क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ता है, और क्वांटिटी का प्रोडक्शन का बढ़ने का मतलब ही होता है कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। सर हम हर बार यही पढ़ रहे हैं कि क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका कंजम्पशन बढ़ा, उसका कंजम्पशन बढ़ा तो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। पर कभी कभी कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे क्वांटिटी तो बढ़ता है पर उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, जब आप डिफेंस पे खर्चा करते हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, पर क्या उससे तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज आएगा? क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में? आंसर इज नो। हम डिफेंस पे कितना भी खर्चा कर ले, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है।
वो हम क्यों करते हैं? ताकि शांति बनी रहे, प्रोटेक्शन रहे। टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम डिफेंस पे खर्चा करते हैं। डिफेंस पे खर्चा करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है, मेंटेन होता है, राइट? तो इस तरह के कॉम्पोजिशन जो है, जहां हम खर्चा कर रहे हैं, चाहे क्वांटिटी बढ़ रही है, पर उससे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी वेलफेयर या हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इंपैक्ट नहीं करता, उस आइटम्स को हम कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में लेते हैं। अब जो थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्या होता है ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम एक ऐसी चीज है जो जीडीपी रिकॉर्ड नहीं कर पाती, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। अगर पर्सन ए बी को कोई गुड्स प्रोवाइड करता है और सामने अगेंस्ट पर्सन बी पर्सन ए को गुड्स प्रोवाइड करता है, दोनों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ी है, पर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ये मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है। और अगर कोई चीज मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। क्योंकि कोई चीज मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। सर ये बार्टर सिस्टम चलता है? हाँ, आज भी कुछ रूरल एरियाज है जहां इस तरह का ट्रांजैक्शंस होता है जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ी पर रिकॉर्ड नहीं आ पाता, जिसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी होता है। क्या होता है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का पूरा एस्टिमेट नहीं कर पाते बिकॉज मॉनेटरी फॉर्म में ये ट्रांजैक्शंस नहीं। एंड लास्ट इज एक्सटर्नैलिटी। देखो एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है बताओ। एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली क्या करता है? बेसिकली ये ऐसे ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे गुड इंपैक्ट करता है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बैड इंपैक्ट करता है। पर ये दोनों को जीडीपी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सर इसका मतलब क्या? दोनों को जीडीपी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, सी दिस इज पर्सन ए's हाउस और ये पर्सन बी का हाउस, दोनों एकदम सामने हाउस है। और पर्सन ए ने क्या कर दिया कि इतना तक गार्डन बना दिया। तो जब पर्सन ए ने गार्डन बनाया, उसने खर्चा किया, तो क्या ए की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे हाँ या ना, कुछ बड़ी तो बड़ी जवाब। बढ़ी। इसका मतलब सर ये तो रिकॉर्ड हो गया, पर क्या इसकी वजह से बी की भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ऑब्वियसली बढ़ी सर, इसको बेटर ऑक्सीजन मिलेगा, उसका व्यू अच्छा हो गया, राइट? तो इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी, पर क्या इसके लिए इसने कोई प्राइस पे किया? नहीं। तो इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ऐसी चीजें जिससे हमें गुड इंपैक्ट होता है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, पर उसके लिए मैं कोई प्राइस पे नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। यस। और दूसरा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? जैसे सपोज ये एक फैक्ट्री है, जो मेरा गांव पहले बहुत अच्छा था, पर एक फैक्ट्री आई और इस फैक्ट्री से बहुत पोल्यूशन आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे गांव में जो एयर कंडीशन है, जो सॉरी एयर का जो है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, और पोल्यूटेड होने की वजह से मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो चुकी है। पर ये बैड इंपैक्ट के लिए मैंने कोई पेनाल्टी पे नहीं की थी, ये किसी और की वजह से मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रही है। तो ऐसी चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज मतलब गुड इंपैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विदाउट पेइंग एनी प्राइस, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मतलब बैड इंपैक्ट ऑन मी विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी। तो ऐसी चीजें जीडीपी रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। मतलब इससे मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रही है, पर जिसके लिए मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा हूं, किसी और की वजह से हो रही है, तो ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। समझ आया? हाँ सर। तो इसी के साथ लिमिटेशंस भी कंप्लीट हो गए। फिर से बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसका मतलब क्या कि जीडीपी में इनइक्वालिटी रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे कंट्री लाइक इंडिया, जहां जीडीपी बढ़ रही है पर आज भी काफी लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं,
दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर कर लेते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल डिफेंस पे खर्चा करना, जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होती है पर बढ़ता नहीं है। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जो आज भी गांव में हुआ करता है, जहां बेसिकली गुड्स के अगेंस्ट गुड्स का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और ऐसी चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाती बिकॉज वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होती, जिसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो जाती है। एंड लास्ट इज एक्सटर्नैलिटीज, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, जिसका गुड इम्पैक्ट एज वेल एज बैड इम्पैक्ट करता है, पर उसके लिए ना कोई हम प्राइस पे करते हैं ना ही कोई पेनल्टी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है क्योंकि ए ने गार्डन बनाया है, पर उसके लिए बी ने कोई खर्चा नहीं किया, पर बी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और वैसे अनदर एग्जांपल जहां गांव की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुई है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, पर उन्होंने उसके लिए कोई पेनल्टी पे नहीं की। सर अभी ज्वाइन करना है वापस?